Welcome back, students. Today I am going to start a second lecture which is based on psychometry and human comfort. We have done in previous lecture that how building services are important, and in the various building services what is the role of HVAC and how HVAC is being incorporated in building services. उसी सीक्वेंस में हमें HVAC को समझने के लिए अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हैं, नेक्स्ट जो फंडामेंटल्स हैं, उसमें हम लोग आज जो साइकोमेट्री को और ह्यूमन कंफर्ट के बारे में थोड़ा सा पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि साइकोमेट्री और ह्यूमन कंफर्ट को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें साइकोमेट्रिक टर्म्स को पहले समझना होगा। साइकोमेट्री हमें तब समझ में आएगी, साइकोमेट्रिक प्रोसेस हमें तब समझ में आएंगे व्हेन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द साइकोमेट्रिक बेसिक टर्म्स। कि साइकोमेट्रिक टर्म्स कौन कौन से हैं, कुछ 6-7 टर्म हैं साइकोमेट्रिक के, उन्हें हम थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से देख लें तो शायद हमें क्लियर हो जाएगा। जब हम साइकोमेट्रिक टर्म्स को समझ जाएंगे तो हमें साइकोमेट्रिक प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me tell you about what is the psychometry. If you talk about the psychometry is the simple science, or you can say it is the stream of science in which we deal with the study of air. We deal with the simple air, you can say, और जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर के अंदर, या सैचुरेटेड एयर कह लीजिए, या मॉइस्ट एयर कह लीजिए, या जो भी एयर हम लोग स्टडी करते हैं, इस साइंस को, इस स्ट्रीम को हम लोग साइकोमेट्री कहते हैं। यानी कि साइकोमेट्री स्ट्रीम है, उसके अंदर हम टोटली एयर की स्टडी करते हैं, और वो एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है विथ सम कंटेंट ऑफ मॉइस्चर। तो उसी सीक्वेंस में साइकोमेट्रिक टर्म्स में कुछ 2-4 पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो बेसिक टर्म है कि ड्राई एयर किसे कहते हैं। बेसिकली इट इज़ द प्योर ड्राई एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन एंड हीलियम। अगर हम ड्राई एयर की बात करें तो ये एक सिंपल सा मिक्सचर है गैसेस का, जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़ीरो है। इस एयर को हम लोग ड्राई एयर के नाम से जानते हैं, और प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। हम अगर नेचर में कहीं की बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो ड्राई एयर एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज़ अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल एयर, जहाँ पे हम आइडियल एक एयर को हम प्रोड्यूस करें, मॉइस्चर फ्री उसको बनाएं, तो ये अलग बात है। अदरवाइज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि एयर का जो हमें नेचर में जहाँ भी एयर मिलेगी, कुछ न कुछ मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर होगा। तो मॉइस्चर फ्री एयर इज़ सिंपली कॉल्ड ड्राई एयर। इसी तरह से अगर हम मॉइस्ट एयर की बात करें, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। जो कुछ अमाउंट ड्राई एयर का अगर है, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट वाटर वेपर का अगर हम मिक्स कर देते हैं, दैट कॉम्बिनेशन और दैट मिक्सचर विल बी टर्म्ड एज मॉइस्ट एयर। तो ये 2 कैटेगरी हो गई, ड्राई एयर की और मॉइस्ट एयर की। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर को हम लोग ऐसे समझें कि जो हमारे पास एक एयर है, कोई भी जो नेचुरल एयर हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, उस एयर में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसकी कैपेसिटी है कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर वेपर इतना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितना कि एयर एब्जॉर्ब कर सके, उसके बाद फिर गुंजाइश ना हो, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ना हो कि थोड़ा भी वाटर वेपर उसके अंदर डिफ्यूज़ हो सके। तो इट इज़ द मैक्सिमम of basically it is a mixture of dry air and water vapor when air has diffused the maximum amount of water vapor। यहाँ जो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है कि जब किसी ड्राई एयर और वाटर वेपर के मिक्सचर में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर जब डिफ्यूज़ हो जाता है, एंड दैट एयर विल बी नोन एज सैचुरेटेड। मीन्स सैचुरेशन स्टेज को जब हम अटेन कर लेते हैं, यानी फर्दर और गुंजाइश नहीं होती कि वाटर वेपर उसके अंदर और एब्जॉर्ब हो सके, ऐसे एयर को हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। अब ये 3 कैटेगरी एयर की हो गई, ड्राई, मॉइस्ट एंड सैचुरेटेड। तो इन तीनों कैटेगरी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ड्राई एयर को अगर हम किनारे करें कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो है, मॉइस्ट एयर के हैं ड्राई एयर प्लस सम वाटर कंटेंट और सम वाटर वेपर इज़ मिक्स विद द ड्राई एयर इज़ कॉल्ड मॉइस्ट एयर। और जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिक्स हो जाए, जिसके बाद फिर कोई ऑप्शन ना हो, कोई गुंजाइश ना हो और वाटर वेपर के एब्जॉर्ब होने की, ऐसे एयर को हम सैचुरेटेड कहते हैं। अब तीसरा बहुत ही कॉमन टर्म है ह्यूमिडिटी। इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमिडिटी, सिंपली इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर। कितना मास वाटर वेपर का प्रेजेंट है 1 kg ऑफ ड्राई एयर। नेचर से अगर हम 1 kg ऑफ ड्राई एयर लेते हैं, 1 kg ऑफ एयर हमने लिया, उसमें कितना
मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट रेशियो इज कॉल्ड सिंपली ह्यूमिडिटी। एंड इसी तरह से अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें, इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ और द क्वांटिटी ऑफ या कह सकते हैं कि जो मास ऑफ वाटर वेपर है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, कि अगर हम वॉल्यूम के टर्म में अगर हम बात करने लगते हैं, अगर हम वॉल्यूम के टर्म में बात करें कि कितना ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जैसे एक रूम है, एक रूम में अगर हम वाटर की क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो हमें वॉल्यूम के फॉर्म में देखना है ना, क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मीन्स व्हेन वाटर वेपर इज काउंटेड और वाटर वेपर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम में अगर हम देखते हैं पर वॉल्यूम कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितने ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसी तरह से आते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is the ratio of actual mass of water vapor in given volume of moist air to the mass of water vapor in the same volume of saturated air। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है। इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर। यानी कि कोई भी एक कोई पर्टिकुलर अगर हमने एयर को ले रखा है, उसमें हम मास ऑफ वाटर वेपर को अगर हम ऑब्जर्व कर लें या मेजर कर लें मास ऑफ वाटर वेपर, उसी वॉल्यूम को अगर हम सैचुरेटेड मान लेते हैं, if that volume is fully saturated then the ratio of this humidity will be known as relative humidity। इसको हम लोग थोड़ा सा और elaborated फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं relative humidity को। यहाँ पे आपको एक ग्लास दिखाया गया है। दिस ग्लास हैव मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 100 ml। इसके अंदर 100 ml तक वाटर आ सकता है, लेकिन अभी इस ग्लास में पानी बिल्कुल ज़ीरो है। इस ग्लास को रेप्लिकेट किया गया है एक कमरे से। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रूम है, ये रूम है। इस रूम में जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो अभी ज़ीरो है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को काउंट करते हैं, एक्चुअल मॉइस्ट इन एयर, इस एयर में एक्चुअल मॉइस्ट कितना है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉइस्ट एयर कैन होल्ड। ये जो एरिया है या ये जो ग्लास है मैक्सिमम कितना मॉइस्ट होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम कितना वाटर होल्ड कर सकता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि एक्चुअल में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वो वॉल्यूम कितना मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड कर सकता है, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे अभी अगर आप इस ग्लास को देखें, इसकी कैपेसिटी कितनी है ग्लास की, जो हमारा ग्लास है उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 ml की है, वाटर अभी ज़ीरो है। इसी तरह से रूम की जो कैपेसिटी है वो 100 है और इसमें वाटर कंटेंट ज़ीरो है, तो इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी दैट विल बी 0/100 × 100, इट मीन्स 0%। वाटर ज़ीरो, इट मीन्स इट विल बी टोटली ड्राई, द एयर विल बी ड्राई, कम्प्लीटली ड्राई एयर होगी। अब अगर उसी ग्लास में 25 ml वाटर को हम फिल कर दें, 25 ml, या उसको अगर रूम से हम रिजेंबल करें कमरे से, कमरे में 25 ml वाटर वेपर अगर आ गया है, 25 ml अगर आ गया है, तो अब इसका जो रेशियो निकालेंगे, एक्चुअल में 25 है एंड मैक्सिमम इट कैन होल्ड 100 ml, देन यू विल गेट 25/100 × 100, दैट इज़ 25%। यानी कि ये जो ह्यूमिडिटी निकल के आएगी ये आएगी 25% के करीब आती है, ठीक है। थर्ड केस में अगर आप देखें कि जो ग्लास की कैपेसिटी है वो 100 तो थी, बट करेंटली इट इज़ फिल्ड विथ 75 ml ऑफ वाटर, देन द RH विल बी 75 / 100। 75 इज द एक्चुअल मॉइस्ट कंटेंट इन द एयर एंड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 100 ml तक की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो ये हो जाएगी इसकी RH 75% हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 100 ml पानी भर दें, नाउ द ग्लास इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि ग्लास में जितनी कैपेसिटी थी पानी को फिल करने की, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, या कह सकते हैं कि रूम में जो मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करने की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो एब्जॉर्ब कर चुकी है। 100 ml पानी है, 100 / 100 इज इक्वल टू, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें देन यू विल गेट 100% RH।
इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ की जो एयर है ये सैचुरेटेड है, यहाँ की जो एयर सैचुरेटेड होगी, यानी एयर के अंदर जितनी कैपेसिटी थी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, अब वो पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर चुकी है। इस कंडीशन में जो हमारी RH आएगी वो 100% आएगी। तो ये जो RH की वैल्यूज़ है 0%, 25%, 75%, 100%, इस टाइप की जो एयर होती हैं इनको हम 0% वाली को ड्राई एयर की कैटेगरी में रखें, जो कि प्रैक्टिकली नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको हम प्रोसेस से बना सकते हैं, नेचर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहता है। और 25% जो RH आती है वो करीब जो डिज़र्ट वाला एरिया होता है, जहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। और ख़ासतौर से अगर अपने इस जोन की बात करें, लखनऊ और यूपी की बात करें अगर हम, तो जो अप्रैल का महीना होता है बिफोर मानसून, अप्रैल मई का, इस वक्त भी ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, 25-30%, 40% तक होती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ह्यूमिडिटी 25 से 30% ज़्यादातर डिज़र्ट वाले एरिया की होती है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट एयर में बहुत कम होता है। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ 75%। एंड ये जो एरिया है ये कोस्टल एरियाज़ में ऐसी ह्यूमिडिटी आपको मिलेगी, मुंबई, गोवा या और भी ऐसे जो समुद्र के किनारे के जो शहर हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी 75% तक मिल जाती है, 75-80% तक। और ड्यूरिंग हैवी रेन जब मैक्सिमम वाटर कम्प्लीटली फिल्ड है, एयर जो है कम्प्लीटली फिल्ड है विथ वाटर, ऐसी कंडीशन में और उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती, जब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बारिश हो रही होती, कई दिनों तक बारिश चल रही है, तो उस वक्त जो एयर होती है वो RH उसकी 95% to 100% के बीच में होती है। तो ये था बेसिक फंडामेंटल था हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बेसिक फंडा क्या है, कि एक्चुअल मॉइस्ट इन द एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉइस्ट एयर कैन होल्ड। एक पर्टिकुलर रूम है, इसमें एक्चुअल में कितना मॉइस्चर है, अब इसी रूम में मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है इस रूम की, कितना मैक्सिमम इसमें मॉइस्चर आ सकता है, तो ये जो दोनों का रेशियो होगा इट विल बी नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जैसे है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट बिगिंस टू कंडेंस। एक सिंपल सी लाइन है कि जब मॉइस्चर, जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जब वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पे, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जैसे हम देखते हैं कि फ्रिज से जब हम लोग बॉटल निकालते हैं तो बॉटल के ऊपर एक स्वेटिंग जैसा हमको फील होता है। एक्चुअली में स्वेटिंग क्या है, जो एयर एटमॉस्फेयर में है, एयर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर, तो वो वेपर जो है उस कोल्ड बॉटल के कांटेक्ट में आने के बाद कंडेंस होने लगती है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो हमको स्वेट के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। तो ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बिगिंस इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं साइकोमेट्री के, HPSC को समझने से पहले ये टर्म्स थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है, साइकोमेट्री को समझने के लिए ये टर्म्स क्लियर होना जरूरी है। तो होप कि ये टर्म्स सारे आपको क्लियर हो गए होंगे साइकोमेट्री के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है साइकोमेट्रिक चार्ट। अगर हम आपसे कहें कि साइकोमेट्रिक चार्ट का बेसिक फंडामेंटल क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द साइकोमेट्रिक चार्ट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, स्पेशली इन RAC और HVAC अगर हम बात करें तो साइकोमेट्रिक का क्या रोल है। साइकोमेट्रिक बेसिकली एक चार्ट है जिसपे हम एयर की फिजिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। एक ऐसा चार्ट जिसपे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है मॉइस्ट एयर का, यानी कि जो नेचर में एयर एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ड्राई एयर की बात नहीं कर रहे हैं, जो नेचर में एयर एग्जिस्ट कर रही है विथ सम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, ऐसी एयर की फिजिकल एज वेल एज थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए हम इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस चार्ट में सबसे पहले हम देखें कि जो अलग अलग एक्सिस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखें इस वाले में नीचे की जो लाइन है, ये साइकोमेट्रिक चार्ट का पूरा शेप है, इस तरह का शेप होता है। इसमें अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग वैल्यूज़ होंगी जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जो नीचे की एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस के नाम से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये ड्राई बल्ब शो करता है, इधर लोअर टेम्परेचर होगा, इधर आप बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। ये लाइन होगी सारी इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन सारी आ रही हैं 30 पे 25, 20, 15, 10, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रही हैं जो यहाँ पे कट कर रही हैं, यानी कि वाई एक्सिस पे जो डेटा हमको दिख रहा है, दैट डेटा इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हम
यहाँ को रेफ़र करेंगे, इस एक्सिस को रेफ़र करेंगे। तो ये हो गया ट्राइबल टेम्परेचर। जो वर्टिकल लाइन सारी आ रही हैं ये सारी होंगी नीचे की, जो टेम्परेचर पे कट कर रही होंगी, जिस टेम्परेचर को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, दैट टेम्परेचर विल बी नोन एज ट्राइबल टेम्परेचर। इसी तरह से कुछ हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो यहाँ से हमें मिल गया। अब एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो कर्व पे टकरा रही हैं, जो कर्व पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे देखिए 25 पे, 15 पे, 5 पे जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही होंगी। ये जो लाइन हमारी है, जो कर्व लाइन है, इस पे हमें 2 टेम्परेचर मिलते हैं। एक तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर होता है और दूसरा होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और सैचुरेटेड टेम्परेचर, जो बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजेंटल होंगी, एग्जैक्टली हॉरिजेंटल इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस पॉइंट पे, इन लाइंस पे। इनसे जो टेम्परेचर मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 5, 15 एंड 25, तो ये टेम्परेचर कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इसी जो कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन पे जो इंक्लाइंड लाइन आपको उसमें दिखाई पड़ेंगी, जो इंक्लाइंड लाइन आपको दिखाई पड़ेंगी चार्ट के अंदर, दैट line will represent the wet bulb temperature of the air। इसी तरह से कुछ यहाँ पे कर्व आपको दिखाएंगे, जैसे 20%, 40, 60, 80% सैचुरेशन कर्व। ये जो लाइंस हैं आपको दिखा रहे हैं, जो कर्व लाइंस हैं, दे आर सिंपली रिप्रेजेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। यहाँ से हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगी इन कर्व की हेल्प से। उसके बाद कुछ लाइंस हैं इंक्लाइंड जो एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर रही हैं, कुछ वाई एक्सिस पे स्ट्राइक कर रही हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हैं जो वैल्यूज़ हमको यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे देंगी, ये वैल्यूज़ कहलाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम्स। हमें यहाँ से एयर का स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं साइकोमेट्रिक चार्ट के रिगार्डिंग। ये चार्ट को हम जब खोलेंगे ना, सामने चार्ट को जब खोलेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ वर्टिकल लाइन है, कुछ कर्व लाइन है, अलग अलग लाइंस मिलेंगी, अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। इन सारी लाइंस को यूज़ करके हम एयर की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, एयर की प्रॉपर्टीज़ को हम निकालते हैं। बेसिकली साइकोमेट्रिक का जो साइकोमेट्रिक चार्ट है ना, उसका मेन पर्पज़ यही है कि हम एयर की थर्मोडायनेमिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को वहाँ से निकालें, हम वहाँ से स्टडी करें, वहाँ से वैल्यूज़ को पिक कर लें। तो अगर आप लोग अभी 3rd ईयर या 4th ईयर RSC पढ़ रहे हो या 4th ईयर में हो, HVAC एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप लोग को वो चार्ट मिलेगा। चार्ट से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप लोग पास आउट हो, अगर वहाँ से निकल चुके हो और फील्ड में काम करने वाले हो या फील्ड में काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हमको चार्ट की ज़रूरत पेपर के फॉर्म में नहीं पड़ती है। हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होता है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी हम लोग ये देख सकते हैं। ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, करियर का चार्ट है ये। इसमें आप देखिए, ये करियर का चार्ट है, साइकोमेट्रिक चार्ट। इसमें क्या होता है कि वैल्यूज़ को निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास कम से कम 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। किसी भी एयर की सारी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड मिनिमम 2 वैल्यूज़। जब तक 2 वैल्यूज़ नहीं होंगी, हम एयर को साइकोमेट्रिक चार्ट पे लोकेट नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एयर को साइकोमेट्रिक चार्ट पे लोकेट करना। सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास कोई एयर है जिसका ड्राइबल टेम्परेचर है 45। अभी एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 45 उसका ड्राइबल टेम्परेचर है और उसकी जो RH है वो 60% है। 45 हो गया ड्राइबल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई 60%। अब इस करैक्टरिस्टिक की एयर अगर हमारे पास है, मान लीजिए कोई शहर है, लखनऊ शहर है, 15 मई का टाइम है, 20 मई का टाइम है, उस वक्त जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसका ड्राइबल टेम्परेचर 45 है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है। अब इस एयर की बाकी प्रॉपर्टी यानी एंथैल्पी कितनी होगी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, ऑल द डेटा यू कैन फाइंड फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट। कैसे? सबसे पहला काम करेंगे कि हम जो डेटा हमारे पास है, जो वैल्यूज़ हमारे पास है, यानी कि ड्राइबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दोनों वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे। वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एयर की लोकेशन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। जैसे अभी इस चार्ट को देखें अगर, तो ड्राइबल टेम्परेचर 45 है। इस लाइन को आप आगे लेके जाएं, ये लाइन हमारी 45 की है और यहाँ से 60% RH, ये RH की लाइन मैंने बताया था ना, ये लाइन है 20%, 30%, 40%, 50% एंड 60%। ये जो कर्व लाइन दिख रही है आपको, ये सारी RH की लाइन है। तो ये 60% लाइन को आप आगे बढ़ाएं एंड जस्ट फाइंड आउट वेयर इट इंटरसेक्ट विथ 45 डिग्री। तो ये लाइन आ रही है 60% और ये है 45। तो 60 और 45 यहाँ पर इंटरसेक्शन है।
जहाँ पे हमारा कर्सर दिख रहा होगा आपको, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ RH एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आने के बाद आप एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देखें यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, RSW, VH, DPD, यानी कि एयर की जितनी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली कर्सर लेके जाएंगे अगर, तो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। ये तो रही सॉफ्टवेयर की बात, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन कॉलेज में चूँकि सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ आपको चार्ट की हेल्प से वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम मार्क करते हैं पेंसिल से। अब देखिए इस पॉइंट से जब हम यहाँ लेके जाते हैं, ये इंक्लाइंड यहाँ पहुँचे, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या मिलेगी, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्योंकि ये इंक्लाइंड लेके आया है, हम लेके आए हैं यहाँ से इंक्लाइंड, ये हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 35 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे करीब 38-37 के आसपास वैल्यू होगी। वो हम ग्राफ से जो उसमें ब्लॉक्स होंगे, जो डिविजन्स होंगे, उन डिवीजन को काउंट करके यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती थी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, तो हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 30 to 35 के बीच में जो वैल्यू होगी, हम डिवीजन से चेक करेंगे और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसी तरह से इसको और आगे बढ़ाइए, ये एंथैल्पी की लाइन है, यहाँ से लेके आएंगे, ये एंथैल्पी आपको मिल जाएगी। इस पॉइंट से आपने पहले इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क कर दिया है चार्ट पे, यहाँ से जब आप लेके आएंगे राइट साइड में, यू विल गेट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस तरह से आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क करेंगे। उसके बाद जितनी भी लाइंस हमने यहाँ पे बताई हैं, आप इन सारी लाइंस को देखें, ये जो सारी लाइंस हैं, इन लाइन की हेल्प से आप डिफरेंट वैल्यूज़, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, RH, सारा कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम, सारी की सारी वैल्यूज़ इस साइकोमेट्रिक चार्ट से निकाल सकते हैं। तो मैनुअल निकालना है तो पहले मार्क करना है, मार्क करने के बाद आप स्केल से, पेंसिल से डिफरेंट लाइन जैसे यहाँ पे दिख रही हैं उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। अदरवाइज अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सीधे आप सिर्फ पॉइंट पे ले जाएंगे कर्सर, सारी वैल्यूज एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको मिल जाएगी। तो ये तो था साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट which is called the psychometric processes. Psychometric process is also very important, क्योंकि जब हम साइकोमेट्री अभी पढ़ रहे हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पढ़ा, साइकोमेट्रिक टर्म्स के बारे में पढ़ा, अगला जो हमारा पार्ट है वो साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में, मीन्स all the process, all the conditioning which is done on the air just to make it comfortable for human being. Any process, any conditioning, आप कह सकते हो कि एयर के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग की जाती है, एयर को लेके जो भी प्रोसेसिंग की जाती है, जस्ट टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ह्यूमन बॉडी के कंफर्ट के लिए जो भी एयर के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, उन प्रोसेसिंग को हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस कहते हैं। यानी कि एयर की करैक्टरिस्टिक थोड़ी बहुत चेंज की जाती है, टेम्परेचर से लेके ह्यूमिडिटी तक, और भी मॉइस्चर कंटेंट घटाया बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को कभी घटाया कभी बढ़ाया जाता है, वेरियस कॉम्बिनेशन है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि टोटल कितने साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस हैं जिससे एयर हमारे ह्यूमन बॉडी के कंफर्ट के लिए रेडी हो जाती है। तो उसमें हम लोग देखें तो हमें यहाँ जो इस स्क्रीन पे दिख रहा है, टोटल 8 प्रोसेस दिख रहे हैं, जिसमें 4 प्रोसेस मेजर कोर प्रोसेस हैं: सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन। यानी कि अगर आप बहुत मोटे तौर से, बहुत ही बेसिक तरीके से अगर आप सोचें कि एयर को कंडीशन करना है हम अपनी बॉडी के लिए, कंफर्ट के लिए, तो एयर को या तो ठंडे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो एयर को गर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हीटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या हो सकता है एयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो ह्यूमिड करनी पड़ सकती है, एयर हो सकता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो तो डिह्यूमिडिफाई करना पड़ सकता है। इट इज़ द 4 कोर प्रोसेस ऑफ साइकोमेट्रिक, कि सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। 4 ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कोर प्रोसेस हैं किसी भी एयर की कंडीशनिंग में। सेंसिबल कूलिंग का मतलब, सिंपल सा मतलब ये है, जस्ट टू चेंज द टेम्परेचर। When the process of cooling is done, that cooling or that change in temperature which can be sensed is called the sensible cooling. Sensible word जो यूज़ हुआ है यहाँ पे, the change in temperature can be sensed, यानी कि टेम्परेचर को जब हम ड्रॉप करते हैं बिना मॉइस्चर कंटेंट को चेंज किए, विदाउट द चेंजिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज कॉल्ड द सेंसिबल कूलिंग।
यानी कि इसके अंदर हम मॉइस्चर कंटेंट को कांस्टेंट रखते हैं, ना ऐड करेंगे ना सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिंपली टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं। कई सारे प्रोसेस हैं टेम्परेचर को ड्रॉप करने के, टेम्परेचर को ड्रॉप कर रहे हैं और वो जो टेम्परेचर का ड्रॉप है दैट कैन बी सेंस इज कॉल्ड सेंसिबल कूलिंग। इसी का अपोजिट है हमारा सेंसिबल हीटिंग, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज राइजिंग और द टेम्परेचर इज इंक्रीज विदाउट द चेंजिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। बिना मॉइस्चर कंटेंट को चेंज किए जब टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं एयर का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल वर्ड इसीलिए लगा है बिकॉज हीटिंग एंड कूलिंग इज डन दैट कैन बी सेंस, दैट द चेंज इन टेम्परेचर कैन बी सेंस। यहाँ पे जो टेम्परेचर का एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज एट कॉन्स्टेंट मॉइस्चर कंटेंट। ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिफिकेशन। जब हम मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करते हैं एयर के अंदर, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। जैसे अगर सबसे अच्छा एग्जांपल इसको समझने के लिए, अभी मानसून से पहले जो अपने यहाँ की जो हालत है गर्मी की, अप्रैल और मई की अगर हम गर्मी की बात करें तो एयर इज़ टू ड्राई, इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि पूरा होठ भी सूखने लगता है और स्वेटिंग बहुत होती निकल जाती है, प्यास बहुत लगती है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत तेज़ी से रिमूव हो रहा होता है। इतना ज़्यादा हवा सूखी है कि मॉइस्चर को खूब ऑब्जॉर्व कर लेती है बॉडी से। तो उस कंडीशन में जब हम लोग डेजर्ट कूलर यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर? डेजर्ट कूलर का सिंपल सा फंडा क्या है कि एयर को सक कर रहा है एटमॉस्फेयर से, एयर इज़ टू ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी है। अब वो ड्राई एयर जब एंटर करती है बॉक्स में, और उस बॉक्स के जो तीन साइड में वॉल्स होंगी जिसमें वाटर का फ्लो करवाते हैं एक्सटर्नली हम विद द हेल्प ऑफ सम पंप, तो वो मॉइस्चर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट उस एयर के अंदर मिक्स हो रहा है। अब जो एयर एग्जिट हो रही है, जो रूम को सप्लाई हो रही है, दैट एयर विल हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेंट इन द एयर। वो जो एयर आ रही है वो कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट को लेके आ रही है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है कूलर के अंदर, डेजर्ट कूलर के अंदर, वो ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस हुआ है। ड्राई एयर को हमने ह्यूमिड कर दिया है, क्योंकि बहुत एक्सेसिव ड्राई एयर हमारे लिए नुकसानदेह होती है। क्यों नुकसानदेह होती है? कि बॉडी से इतना मॉइस्चर है, सब इवोपरेट होने लगता है, क्योंकि एयर हमारे आसपास इतनी ज़्यादा सूखी है कि सब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है आसानी से। तो डेजर्ट कूलर में जो प्रोसेस हो रहा है वो ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। सिंपली एडिशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिफिकेशन। उसका रिवर्स अगर हम कर देते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या है कि जो वाटर कंटेंट है एयर के अंदर, यानी कि एयर हमारी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिफाइड है। जैसे कि जुलाई अगस्त का महीना अगर लेते हैं हम, जुलाई अगस्त में जो एयर है एटमॉस्फेयर की बहुत ह्यूमिड, अपनी इस जोन की बात करें हम यूपी की, तो मई जून का जो महीना है, जुलाई का जो महीना है, जून जुलाई अगस्त यानी मानसून का जो टाइम है, एयर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगी। उस कंडीशन में क्या होता है कि उस वाटर कंटेंट को हमें रिमूव करना होता है जस्ट टू मेक द कंफर्टेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर ह्यूमन बॉडी। तो एयर किसी के अंदर के जो मॉइस्चर को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। यानी कि हम वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं मॉइस्चर का जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डिह्यूमिडिफिकेशन। वाटर का एडिशन, ह्यूमिडिफिकेशन, वाटर का सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द एयर इज कॉल्ड द डिह्यूमिडिफिकेशन। तो ये 4 कोर प्रोसेस हो गए, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अब इन्हीं चारों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से 4 प्रोसेस और बनते हैं, क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस से काम चल जाए। जैसे अगर हम बात करें अभी यहाँ की लखनऊ की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेंसिबल कूलिंग करके काम चला रहे हैं। अप्रैल के महीने में अगर हम सेंसिबल कूलिंग करेंगे तो काम नहीं चल, हो सकता है कि काम ना चले, या जुलाई के महीने में सिर्फ सेंसिबल कूलिंग करें तो काम ना चले, क्योंकि कूलिंग के साथ साथ हमको डिह्यूमिडिफिकेशन भी करना पड़ सकता है, ह्यूमिडिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस फॉर कंडीशनिंग पर्पस। जैसे कि सबसे पहला हम देखेंगे कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा क्लाइमेट जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो और एयर हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो। जब एयर ड्राई होगी और टेम्परेचर हाई होगा, ऐसी कंडीशन में जो प्रोसेस हमें वहाँ ज़रूरत है वो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का, यानी कि एयर को ठंडा भी करना है और ह्यूमिडिफाई भी करना है। जो डेजर्ट कूलर सबसे अच्छे तरीके से जो कर रहा है वो कूलिंग का भी काम कर रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन का भी काम कर रहा है। जो हवा अंदर आ रही है मॉइस्चर को लेके अंदर आ रही है, ह्यूमिडिफाई हो रही है और ठंडी भी कर रही है। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन डेजर्ट वाले एरिया के लिए हो गया।
इसी तरह से हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ऐसा भी क्लाइमेट होगा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन होगा, बहुत लो टेम्परेचर होगा और जो हमारे एयर होगी वो ड्राई होगी। ठंडक विद ड्राइनेस, कभी कभी हम लोग को भी फील होता है दिसंबर के महीने में बहुत ड्राई एयर होती है, टेम्परेचर भी बहुत डाउन होता है और ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे क्लाइमेट जहाँ पे टेम्परेचर लो है और ड्राइनेस है, वहाँ पे हम हीटिंग ऐड करेंगे, साथ में ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि हीटिंग भी हो साथ साथ में मॉइस्चर कंटेंट भी ऐड हो जाए, तो ये प्रोसेस हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का कहलाएगा। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, ये कैसे क्लाइमेट के लिए है? ऐसा क्लाइमेट जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि हॉट क्लाइमेट हो, साथ में ह्यूमिडिटी हो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि हम ले सकते हैं अपने यहाँ का लखनऊ का, यूपी का ले सकते हैं हम, जुलाई के महीने का ले सकते हैं, गर्मी भी होती है और ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होती है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा एयर कंडीशनर है उसके अंदर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, कूलिंग भी चल रही है, साथ में डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी चल रहा है। तो हम देखते हैं कि जो एसी के जो ड्रेन पाइप होती है, ड्रेन पाइप से कंडेंस वाटर बाहर निकल रहा होता है। तो ये हो गए हमारे 4 प्रोसेस, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। चौथा प्रोसेस है हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर लो यानी कि ठंडा हो और ह्यूमिड भी हो। कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए जो प्रोसेस इनकॉर्पोरेट करेंगे वो हीटिंग करेंगे और डिह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। तो ओवरऑल ये 8 प्रोसेस हैं किसी भी एयर को कंडीशन करने के लिए। एक प्रोसेस इसमें और होता है मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर की मिक्सिंग, उसमें भी कुछ इंथैल्पी का चेंज आएगा, कुछ टेम्परेचर का चेंज आएगा, बट उसको हम लोग कोर साइकोमेट्रिक प्रोसेस में नहीं रखते हैं, वो एक तरह से मिक्सिंग है, साइकोमेट्रिक की कैटेगरी में आता है, बट कोर में हम इन्हीं 8 को डिस्कस करते हैं। तो इन 8 प्रोसेस की हेल्प से किसी भी एयर की कंडीशनिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेट। होप यू अंडरस्टैंड दीज 8 processes which is called the psychometric processes in air conditioning. Now come to the next slide. What do you mean by comfort? अगर हम आपसे comfort की बात करें, comfort तो जहन में कुछ बातें आती होंगी, comfort से क्या मतलब है। तो अगर टेक्निकली या साइंटिफिकली अगर हम comfort की बात करें, आपके जहन में जो भी बात आ रही हो उसको आप इससे मैच करिएगा, कितना आप जो सही सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। टेक्निकली या साइंटिफिकली ह्यूमन बॉडी हमारी 2 तरह से कंफर्ट फील करती है। देयर इज़ 2 ways बाय विच वी कैन फील कंफर्टेबल। वन इज़ एर्गोनॉमिकली एंड द सेकंड वन इज़ थर्मोडायनेमिकली। एर्गोनॉमिक कंफर्ट वो कंफर्ट है कि जो हमारी बॉडी का पोस्चर है, यानी कि जिस वर्क स्टेशन पे हम चाहे बैठे हों, चाहे खड़े हों, काम कर रहे हों, चाहे लेटे हों या किचन में हों या वर्कशॉप में हों, जिस भी पोजीशन पे जो भी हमारा वर्क स्टेशन है, इफ़ all the task is designed to fit the man, fitting the task to the man, यानी कि जो टास्क है, जो काम आप करने वाले हो, वो काम आपके हिसाब से डिज़ाइन है, तो आपको ज़्यादा टायर्डनेस नहीं होगी, आप कंफर्टेबल फील करोगे, काम आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर वही टास्क आपकी बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन नहीं है तो आप जल्दी टायर्ड होगे और कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस स्लाइड में अगर आप देखें, ये जो चेयर की पोजीशन है या चेयर का जो बैक सपोर्ट है, इस पोजीशन पे अगर कोई बैठ के काम कर रहा है, सिस्टम इतनी दूर रखा हुआ है वो यहाँ पे, तो ऐसे पोजीशन में कितनी देर कोई काम कर सकता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। आफ्टर 10 मिनट यू विल गेट टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड। तो ये जो टास्क है, टाइपिंग का टास्क है, बैठने का जो टास्क है, ये ह्यूमन बॉडी के हिसाब से नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। तो ये जो पोस्चर वाला कंफर्ट होता है, इसको हम एर्गोनॉमिक कंफर्ट की बात करते हैं, एर्गोनॉमिकली कहते हैं, इसी को हम एर्गोनॉमिक कहते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज़ थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली कंफर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा है समझने के लिए कि एक थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस हम लोग समझते हैं हीट एक्सचेंज से, कुछ हीट इक्विलिब्रियम से है, उससे है। और इसी पे हम लोग मेन फोकस, हमारा HVAC में जो हमारा मेन फोकस होता है वो ह्यूमन बॉडी का जो कंफर्ट है, वो एर्गोनॉमिक कंफर्ट पे हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ पे एर्गोनॉमिक कंफर्ट के लिए एक अलग स्ट्रीम है, दैट इज़ एर्गोनॉमिक। यहाँ पे हम ह्यूमन कंफर्ट स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिकली, जिसमें RAC और HVAC का पार्ट इंक्लूड है। तो थर्मोडायनेमिक कंफर्ट को समझने के लिए ये हमको समझना होगा कि ह्यूमन बॉडी, हर एक ह्यूमन बॉडी की एक थर्मोडायनेमिक्स है। ह्यूमन बॉडी की एक थर्मोडायनेमिक्स है
कि जो भी फूड इनटेक हम करते हैं, जो भी फूड हमने लिया इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अदर जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, उसका बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ फूड जो है ब्रेक हो रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं, यानी कि वाटर है, शुगर है, ये ऐड हुआ, बटर है वो ब्रेक हुआ। इन एडिशन और ब्रेकिंग की वजह से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट एनर्जी इज़ यूटिलाइज टू परफॉर्म सर्टेन वर्क। ह्यूमन बॉडी हमारी वर्क करती है, हम चलते हैं, बात करते हैं, ये सारी हमको एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमारी बॉडी को अगर हम एज ए होल थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में देखें तो जो प्रोसेस अंदर हुआ, जो भी प्रोसेस अंदर हुआ, उस प्रोसेस से एक तो हमको एनर्जी मिल गई। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जितनी हमने फूड इंटेक किया वो पूरी को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। नहीं, एनर्जी में जब कन्वर्ट हो रही है तो बहुत सारे वेस्टेज भी होते हैं, केमिकल वेस्टेज भी होते हैं, और केमिकल वेस्टेज के साथ साथ एक बहुत बड़ा वेस्टेज जो होता है हीट का वेस्टेज होता है। हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट डिसिपेट होती है, यानी कि ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी कंटिन्यूस हीट डिसिपेट करती रहती है। कंटिन्यूस हीट डिसिपेशन का जो प्रोसेस है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारी बॉडी जितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, जैसे जो भी हीट प्रोड्यूस कर रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो हीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी से निकलने लगे, या जो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है उसका 5% 10% ही बॉडी से रिजेक्ट हो, ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को कुछ कंफर्ट या अनकंफर्ट जैसी कंडीशन आती है। सपोज दैट कि जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर हमारी बॉडी कुछ भी हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो हीट पूरी निकल जा रही है एटमॉस्फेयर में, देन इन सच कंडीशन वी विल फील कंफर्टेबल। अब हमारी बॉडी कुछ एक्स अमाउंट हीट प्रोड्यूस कर रही है और डिसिपेशन जो है उसका 4 गुना ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या लगेगा? ठंडा लगेगा, वी विल फील कोल्ड। तो कोल्ड की कंडीशन में आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, एक्स अमाउंट हीट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो डिसिपेट हो रही है सराउंडिंग में वो हाफ ऑफ एक्स हो रही है, तो हाफ ऑफ एक्स हमारी बॉडी में ही है, इट मीन्स वी विल फील हॉट। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी जो है अनकंफर्ट फील करती है, यानी बॉडी से एक्सेस हीट का डिसिपेशन या लेस हीट का डिसिपेशन जो होता है, ये हमारी बॉडी को अनकंफर्ट कंडीशन में ले जाता है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमारी बॉडी कभी हीट ज़्यादा डिसिपेट कर रही है, कभी कम डिसिपेट कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट विल टोटली डिपेंड ऑन द सराउंडिंग। सपोज दैट कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसका टेम्परेचर है 45 डिग्री, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री है। अब 37 to 45 हीट ट्रांसफ़र इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हमको पता है हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट फ्रॉम बॉडी विच इज़ एट 37 डिग्री इट इज़ नॉट मच पॉसिबल टू ट्रांसफ़र एट 45 डिग्री। 37 से 45 पर ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से हमारी बॉडी का हीट डिसिपेशन कम हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द अनकंफर्टेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन बॉडी, हमें गर्म लगने लगता है। अब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 12 डिग्री आप एज्यूम कर लें, दिसंबर का महीना है, एंड द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ 37 38, इट्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब 37 to 12 डिग्री ट्रांसफ़र इज़ वेरी रैपिड ट्रांसफ़र, बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होगा, इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा कि हमारी बॉडी इतनी हीट प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रही होगी जितनी तेज़ी से हीट हमारी निकल रही होगी। इन दैट केस वी विल फील अनकम्फर्ट इन टर्म्स ऑफ कोल्ड एंड शिवर, तो ठंडा भी लगेगा और उस कंडीशन में गर्म लग रहा है। तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी की थर्मोडायनेमिक्स है कि हमारी बॉडी जितनी हीट प्रोड्यूस करे उतनी ही एटमॉस्फेयर में रिलीज भी हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो या कम हो। तो ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि कितना एटमॉस्फेयर, तो कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं कि जिस स्पेस में हम रहते हैं उस स्पेस को अगर हम एक आइडियल टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें जिस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी से कंटिन्यूस हीट निकल सके, कंटिन्यूस हीट रिजेक्ट हो सके, जिस टेम्परेचर पे 37 हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर 24-28 टेम्परेचर सराउंडिंग का है तो हमारी बॉडी कंटिन्यूस टेम्परेचर रिलीज़ करती रहेगी एंड वी विल फील कंफर्टेबल। तो ये है हमारी बॉडी की थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। तो इस थर्मोडायनेमिक्स को हम समझ गए कि हमारी बॉडी की थर्मोडायनेमिक्स क्या है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो हीट का प्रोडक्शन है, हीट का रिजेक्शन है, वो हीट का रिजेक्शन एटमॉस्फेयर में हो जाना चाहिए, बस यही चीज़ है।
नाउ कम टू द ह्यूमन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, नाउ कम टू द ह्यूमन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। द रेट ऑफ हीट जनरेशन बाय ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी से जो हीट का जनरेशन है ना, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। हम अगर आराम कर रहे हैं, जस्ट वी आर ऑन द बेड, वी जस्ट लाइड ऑन द बेड, तो कुछ और हीट हमारी बॉडी से रिलीज़ हो रही है। जैसे हम सो रहे हैं 87 वाट के करीब जूल पर सेकेंड, 87 वाट हीट रिलीज़ हो रही है। अगर हम रेस्ट या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन हमारी बॉडी करीब 115 वाट हीट रिलीज़ करेगी। और जब हम हैवी वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जब हम हैवी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या जिम एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं, उस कंडीशन में हमारी बॉडी करीब 440 वाट के करीब हीट रिलीज़ करती है। अब हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज़ कर रही है अलग अलग एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, सो सराउंडिंग का ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए कि हमारी बॉडी से जो भी हीट रिलीज़ हो रही है, कम या ज़्यादा, वो बैलेंस होकर निकलती रहे, ना एक्सेस निकले ना कम निकले। तो इस वजह से हमें एक स्पेस क्रिएट करना होता है, एक स्पेस, ऐसा क्लाइमेट हमको क्रिएट करना होता है जिससे हमारी बॉडी की जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। हमारी बॉडी की जो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है कि हीट जनरेशन दैट मस्ट बी इक्वल टू हीट रिजेक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो हीट रिलीज जनरेट हो रही है दैट मस्ट बी इक्वल टू हीट रिजेक्शन। एटमॉस्फेयर में उतनी ही रिजेक्ट हो जितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके लिए जो एक आइडियल कंडीशन हम लोग तैयार करते हैं थ्रू एयर कंडीशनिंग, एक तो टेम्परेचर, सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग टेम्परेचर जो तैयार करते हैं वो करीब 24 to 28 के आसपास हमारा टेम्परेचर होगा, और 23 to 28 करीब टेम्परेचर है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग करीब 50% रखते हैं, 50 to 60% रखते हैं। और एयर का जो मोशन है वो 15 मीटर पर मिनट है। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एयर मोशन है, इसका क्या रोल है हमारे कंफर्ट कंडीशंस। जैसे टेम्परेचर तो हमको समझ में आ गया कि if there is a temperature difference then heat transfer will take place from higher temperature to lower temperature. It means the surrounding temperature must be lower than your body temperature. पहली चीज़ है। अब इतना भी एक्सेसिव लोअर ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगे, उनको कपकपाहट होने लगे, नहीं। वो रेंज क्या है 24 to 28, 23 to 28 के बीच का जो टेम्परेचर है दैट विल प्रोवाइड यू अ कंफर्टेबल टेम्परेचर फॉर ट्रांसफर द हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर। यानी 37 to 28 आसानी से उतनी ही हीट ट्रांसफर होगी जितनी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, 40%, 60%, यानी कि जो रेंज है दैट इज़ 40 to 60%। अब अगर 40% से कम है यानी कि बहुत ज़्यादा कम RH है, इट मीन्स द एयर इज़ ड्राई, हवा ड्राई होगी। और अगर 60% से ज़्यादा है तो एयर विल बी ह्यूमिड। अब हम लोग देखते हैं कि ड्राई एयर का क्या रोल है हमारी कंफर्ट पे, और एक्सेसिव ह्यूमिडिटी का क्या रोल है हमारी कंफर्ट पे। एयर अगर ड्राई है यानी कि 40% से कम है तो क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो मॉइस्चर है, जो स्किन के थ्रू जो मॉइस्चर है वो बहुत एक्सेसिव इवापोरेट होने लगेगा, क्योंकि एयर ड्राई है वो ज़्यादा क्वांटिटी में। और टेम्परेचर चूँकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो हीट तो रिजेक्ट हो ही रही है, हीट के साथ साथ मॉइस्चर भी रिजेक्ट होके एयर उसके लिए एक आइडियल बन जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके। अब क्या होगा, हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर रिलीज़ होने लगेगा, इवापोरेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से स्किन हमारी ड्राई हो जाएगी। और स्किन ड्राई होगी तो वाटर की कमी और बहुत सारे इश्यूज़। इट मीन्स यू ऑल फील अनकम्फर्टेबल इन सच कंडीशन। एक्सेसिव ड्राइनेस इज़ अ रीजन फॉर अनकम्फर्ट कंडीशन। दूसरी चीज़ आते हैं हायर ह्यूमिडिटी की तरफ। इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, इट मीन्स इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 70%, 80%, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाउ इट विल अफेक्ट आवर बॉडी। सपोज़ कर लीजिए कि एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है वो 80%, 90% है। इट मीन्स हवा के अंदर वाटर कंटेंट अच्छा खासा है। अब हमारी बॉडीज़ पे जो वाटर कंटेंट, जो मॉइस्चर हैं हमारे स्किन में, जो मॉइस्चर हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर है, एयर के अंदर पहले से ही अच्छा खासा वाटर कंटेंट है। अब हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। उससे क्या होगा, मॉइस्चर, हमारी बॉडी का मॉइस्चर रिलीज़ होने के लिए यानी इवापोरेशन होने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट यानी हीट की रिक्वायरमेंट है, दूसरा ड्राई एयर की स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ड्राई स्पेस, ताकि मॉइस्चर यहाँ से रिलीज़ होकर चला जाए। इवापोरेशन तब होता है जब हीट मिलेगी और ड्राई एटमॉस्फेयर मिलेगा। अब एयर भी पूरी तरह से ह्यूमिड है, तो अब क्या होगा,
हीट तो है, लेकिन हीट से वाटर इवोपरेट नहीं हो पा रहा है। क्यों इवोपरेट? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर है। अब जो हमारे स्किन का मॉइस्चर इवोपरेट नहीं होगा, यानी कि जो स्वेट है, थोड़ी बहुत जो स्वेट है वो इवोपरेट नहीं होगी, तो क्या होगी, वो स्वेट की लेयर बनते 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 अच्छी खासी स्वेट आपकी पूरी स्किन पे आ जाएगी और वो इवोपरेट नहीं होगी। अब जब इवोपरेट नहीं होगी तो कूलिंग प्रोसेस, जो आपकी स्किन की कूलिंग का प्रोसेस था, नेचुरल कूलिंग का प्रोसेस था, इवोपरेटिव कूलिंग के थ्रू वो चीज़ बंद हो जाएगा। इन दैट केस यू विल फील अनकम्फर्टेबल, यानी हमारी बॉडी का जो मॉइस्चर है, जो स्वेट है, वो अगर इवोपरेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी से हीट नहीं निकलेगी। इवोपरेशन के लिए हीट हमारी बॉडी से ही लेनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में हमें अनकम्फर्ट कंडीशन फील लगती है। तो इस वजह से जो रेंज है ह्यूमिडिटी की वो 40 to 60% इसलिए रखी जाती है कि ना ज़्यादा ड्राई हो ना ज़्यादा ह्यूमिड हो, एक ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी से मॉइस्चर कंटेंट ईजिली रिमूव हो सके। तो 2 पॉइंट डिस्कस हो गए, टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एयर मोशन, हाउ द एयर मोशन अफेक्ट आवर कंफर्ट कंडीशन। एक सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख रखा है, आप देखें कि 10 डिग्री, ये जो नीचे जो स्टेटमेंट है 10 डिग्री विथ 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये कोई क्लाइमेट है, कोई एयर है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री है विथ 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड की, यानी कि अ क्लाइमेट विच हैज़ एयर विथ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर विथ टेम्परेचर 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री का टेम्परेचर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो हवा चलेगी, इन दैट केस यू विल फील -7 डिग्री विथ 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यानी कि 10 डिग्री की जो एयर थी वो आपको -7 डिग्री का फील कराएगी विथ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की जो हवा होनी चाहिए, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड विथ -7 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे इस चीज़ को हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी बहुत फील किया होगा कि जैसे 10 या 12 डिग्री का टेम्परेचर है दिसंबर के महीने में, हम वॉक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, 10 से 12 डिग्री का है, लेकिन जब हम बाइक लेके निकलते हैं एटमॉस्फेयर में 40 से 50 की स्पीड में चलाते हैं, इन दैट केस यू विल फील द टेम्परेचर इज़ अराउंड -3 -2, जस्ट लाइक योर बॉडी इज़ गोइंग टू फ्रीज। इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप फील होता है। ऐसा इसलिए, ऐसा नहीं कि वो टेम्परेचर चेंज हो गया वहाँ पे आपको -7 -3 -4 का फील होता है। इसलिए फील होता है क्योंकि एयर की वजह से हीट डिसिपेशन रेट बढ़ जाता है। हीट डिसिपेशन रेट एयर की वजह से, विंड की वजह से बढ़ जाता है, तो हमको जो 10 डिग्री की हवा थी अब वो -3 की फील होने लगी। इसीलिए जब हम लोग बाइक से चलते हैं या किसी स्पीड से चलते हैं ठंडक के मौसम में तो हमको ज़्यादा ठंड लगती है। अगर कपड़े ना पहनो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़बरदस्त टेम्परेचर ड्रॉप आपको फील होता है। तो मेन रोल है एयर मोशन का कि एयर हीट डिसिपेशन के रेट को वो घटाता है या बढ़ाता है। अगर ज़्यादा स्पीड है विंड की तो हीट डिसिपेशन रेट बढ़ जाएगा, विंड स्पीड कम है तो डिसिपेशन रेट कम रहेगा। इसलिए एक आइडियल ऑप्टिमम जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली गई बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद कि वो एक स्टैंडर्ड जो स्पीड है 15 मीटर पर मिनट की, इस स्पीड से जब एयर चलती है तो बहुत कंफर्टेबल होती है, ना ज़्यादा एक्सेसिव हीट निकालती है ना लो करती है। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इन तीनों फैक्टर को हम लोग मैनेज करते हैं एयर कंडीशनिंग में। इन्हीं तीनों फैक्टर को मैनेज करने के लिए एक चौथा फैक्टर हम उसको भी अगर इसमें काउंट कर लें कि जो एयर की प्योरिटी ऑफ एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल ना हो, बहुत सारे टॉक्सिकेंट ना हो और ये ना हो, पॉल्यूटेंट ना हो, यानी कि फ़िल्टर करके एयर है, यानी एयर पूरी तरह से प्योर होनी चाहिए। ये तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और ये सब होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। एक चाहे प्योरिटी की, प्योरिटी भी एक पार्ट है, यानी एयर को हम फिल्टर करके लाएंगे। उसके अलावा 3 मेजर पार्ट हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मोशन। तो इनको अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो हमारी जो एयर है, जो रूम में कंडीशनिंग एयर कंडीशनर के थ्रू जो ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए टोटली कंफर्टेबल होगी। तो हमको इन 4 फैक्टर पे वर्क करना होता है जब हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड what are the various factors which are affecting the human comfort. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल और क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम।